हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज संपदा सराफ। अभी हम लोग एमपीपीएससी मेंस 2020 का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके मेंस के सिलेबस को वन बाय वन वी आर लुकिंग इनटू द डिटेल्स और उसको हम डिकोड कर रहे हैं। अप टिल नाउ वी हैव डिकोडेड अप टिल जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, द फर्स्ट 5 यूनिट्स। आज के लेसन में हम जनरल स्टडीज पेपर 3 यूनिट 6 to 10 को डिकोड करेंगे। अंडरस्टूड? जैसा कि हम लोग अभी तक देख चुके हैं, जीएस पेपर 3 में पार्ट ए और पार्ट बी का डिवीजन नहीं है। इसका मतलब कि हमारा पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेडिकेटेड है और इसमें मतलब बाकी दोनों पेपर्स में जनरल स्टडीज के वी आर गोइंग टू गेट 2 सेपरेट कॉपीज। यूनिट 1 के लिए एक अलग कॉपी रहती है, यूनिट 2 मतलब पार्ट बी के लिए एक दूसरी कॉपी रहती है, पार्ट ए और पार्ट बी की। लेकिन जनरल स्टडीज पेपर 3 में ऐसा कोई भी बाइफर्केशन नहीं रहेगा। लास्ट लेसन में हमने यूनिट 1 to यूनिट 5 डिस्कस की थी कि क्या क्या उसमें पढ़ना है। आज हम यूनिट 6 to 10 डिस्कस करेंगे। यूनिट्स को अगर हम एक बार ब्रॉडली डिवाइड करें तो यूनिट 6 is dedicated to health, unit 7 to different type of emerging technologies। ठीक है, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, अलग अलग इंडिया के साइंटिस्ट और उनका कंट्रीब्यूशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप का यूनिट है और ये थोड़ा एक बड़ा यूनिट है। यूनिट 8 है हमारा एनर्जी का, यूनिट 9 है हमारा इन्वायरमेंट का और यूनिट 10 है स्पेसिफिकली डेडिकेटेड जियोलॉजी को। ये सभी यूनिट्स के 30 मार्क्स हैं। ठीक है, ईच यूनिट कैरीज 30 मार्क्स और इस यूनिट के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। इसी यूनिट के अंदर ही अंदर आप 30 मार्क्स गेन कर सकते हो। राइट? जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं कि कौन से यूनिट में क्या क्या दिया गया है। यूनिट 6 जो है दैट इज रिलेटेड टू आर हेल्थ वाला पोर्शन। इसमें हमारे 5 टॉपिक्स दिए गए हैं। इन्हीं 5 टॉपिक्स में से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे, 5 मार्क्स या 50 वर्ड्स के क्वेश्चन भी आएंगे और 11 मार्क्स या 200 वर्ड्स के क्वेश्चन भी इन्हीं 5 टॉपिक्स के अंदर से आएंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हम देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज योर कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड देयर प्रिवेंशन। ओके, इस बुक आपको मैंने इसके लिए बताई है आपकी 8th, 9th, 10th की एनसीईआरटीज। ठीक है, आप चाहो तो 6th और 7th की भी पढ़ सकते हो। ओके, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th की एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़ोगे। इसके अलावा इंटरनेट से आप इसकी पढ़ाई करोगे। ओके, अब देखिए, फर्स्ट टॉपिक हो गया हमारा कम्युनिकेबल डिजीजेस। सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कम्युनिकेबल डिजीजेस किसको बोलते हैं। ओके, ये आपको 3 मार्क्स में आ सकती है। जब भी आपसे साइंस में कोई डेफिनेशन पूछी जाए, मैंने लास्ट लेसन में भी आपको कहा था, जब भी आपसे साइंस में कोई भी डेफिनेशन पूछी जाए, आप उसमें कोशिश करोगे कि आप एग्जाम्पल्स दो। ठीक है, और जैसे अगर कोई साइंटिफिक क्वांटिटी है फिजिक्स वगैरह की तो आप उसमें यूनिट लिखोगे। ठीक है, और आप उसमें अगर डायग्राम बना सकते हो तो आप उसमें डायग्राम बनाओगे। अगर कोई उसका फॉर्मूला होता है तो आप उसका फॉर्मूला लिखोगे मैथमेटिकल और उसको बॉक्स में डालोगे। ठीक है, तो साइंस का कुछ भी आप लिख रहे हो, भले ही 3 मार्क्स में लिख रहे हो, लेकिन आपको इसमें से जो भी आप पॉसिबल चीज कर सकते हो वो आपको करनी चाहिए। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस लिखोगे आप, अगर डेफिनेशन पूछी जा रही है आपसे 3 मार्क्स में, आप उसमें कुछ एग्जाम्पल भी लिखोगे। ठीक है, अब एक तो हो गया डेफिनेशन, दूसरा कि कम्युनिकेबल डिजीजेस किस किस तरह की होती है, किस किस तरह से आपकी ये फैल सकती है। एयरबोर्न, हवा से फैलने वाली, वाटरबोर्न, पानी कंटामिनेटेड पानी से फैलने वाली, ठीक है, टच से फैलने वाली। इस तरह की 4-5 कैटेगरीज होती है कम्युनिकेबल डिजीजेस की। आप हर कैटेगरी में 2-3 डिजीजेस को देखोगे और फिर ये देखोगे कि उनका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है। प्रिवेंशन में भी आप इनको कैटेगरी पे डिवाइड करोगे। अगर एयरबोर्न है तो एयरबोर्न कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि हो गई आपकी कोल्ड एंड कॉफी हो गया, या आपका टाइफॉइड, आपका ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी। ठीक है, या फिर अगर हम अभी वर्तमान में बात करें तो जो हमारा कोरोना है, ठीक है, कोविड-19, दैट इज ऑल्सो अ कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, दैट इज एयरबोर्न एंड वाटरबोर्न। ठीक है, तो ये आपका इसमें भी आ सकता है, आप उसमें एग्जाम्पल में दे सकते हो। और उसका प्रिवेंशन,
अगर वर्तमान के कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा तो आपसे 100% कहीं ना कहीं ये कोरोना का रेफरेंस आपको अपने आंसर में देना चाहिए, ठीक है। और आपसे उसका प्रिवेंशन भी पूछा जा सकता है। ओके, सो जैसे आपने एयर लिख लिया, फिर आपने वाटर लिख लिया, वाटर बोर्न डिजीजेस जैसे कि आपका टाइफॉइड हो गया, कॉलरा हो गया, ठीक है। इनका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है कि आप कंटामिनेटेड पानी ना पिए, पानी फिल्टर करके पिए, ऐसा वैसा, ठीक है। देन आपका टच वाली हो गई, ये सब जो हो गए ये आपकी अलग अलग कैटेगरीज हो जाएंगी कम्युनिकेबल डिजीजेस की, ठीक है। दूसरा बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स से जैसे ब्लड हो गया, ठीक है, आपका सलाइवा हो गया। सलाइवा विल एक्चुअली बी अ वाटर बोर्न एंड एयर बोर्न डिजीज या टच बोर्न, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स आपका सीमेन हो गया, राइट। तो जैसे इसमें आपका HIV एड्स हो गए, बाकी जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो गई हैं, ये आपकी हो जाएंगी इससे। आपके इसमें कम्युनिकेबल डिजीजेस वाले पोर्शन में आपका ये एक मेजर पोर्शन रहेगा, ठीक है, कि HIV या एड्स के प्रिवेंशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से प्रोग्राम चला रही है या ये किस तरह से रोका जा सकता है। ये आसानी से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और ये बहुत ही कन्वेंशनल, एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन रहा है ये वाला, ठीक है, HIV और STDs को रोकने वाला। सो दिस इज अबाउट योर कम्युनिकेबल डिजीजेस। इसमें आप टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बाद उनकी डिजीजेस क्वालिफाई करोगे और उनकी डिजीजेस को क्लासिफाई करने के बाद उनके पर्टिकुलर प्रिवेंशन के तरीके, ठीक है। इसमें से कोई भी डिजीज आपकी उसका प्रिवेंशन 5 मार्क्स में आ सकता है, ऑलराइट। और ये जो क्वेश्चन है ये काफी जनरल है, मतलब अगर आपने कुछ बहुत डिटेल में स्पेसिफिक नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी आप एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से लिख सकते हो कि टाइफॉइड से कैसे बचा जा सकता है, आपके ट्यूबरकलोसिस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। इसमें एक और कंसेप्ट आ जाता है एंटीबायोटिक्स का, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, है ना, और MDR, ठीक है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। ये ऐसा ये कंसेप्ट है कि मतलब जैसे ट्यूबरकलोसिस की जो बैक्टीरिया रहता है वो आपका इतना ज़्यादा रेजिस्टेंट हो गया है अलग अलग एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट को कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो गया है, ठीक है। मतलब कि अब उस बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे जो नोन ड्रग्स हैं, जो नोन एंटीबायोटिक्स हैं, वो असर करना बंद कर चुकी हैं, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक रेड लाइन कैंपेन भी चलाया है कुछ सालों से, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनके जो उस पे मतलब दवाई के पत्ते पर अगर यहाँ पर रेड लाइन दी गई हुई है, ठीक है, अगर ये रेड लाइन दी है तो इसका मतलब है कि ये वाली जो टैबलेट्स हैं ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप मेडिकल शॉप से खरीद नहीं सकते हो, ना ही मेडिकल शॉप वाला इसको बेच सकता है, ठीक है। तो ये आपका गवर्नमेंट का एक इनोवेटिव या कह सकते हैं एक इनिशिएटिव है, ऑलराइट। तो अब इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप जैसे अगर विजन IAS की बुकलेट पढ़ोगे या आप रेगुलर न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, है ना, करंट अफेयर्स के लिए, तो उसमें ऐसी चीज़ें आती रहती हैं आपकी साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में और हेल्थ वगैरह इस सब में। तो आपको जहाँ भी ऐसा कुछ मिलता है उसको आपको अपने नोट्स में अपडेट करना है, ऑलराइट। और जब आप मान लीजिए कहीं भी इस चीज़ का रेफरेंस लिख रहे हैं और आपने इस तरह से ये डायग्राम बना दिया, निश्चित मान के चलो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, 1 एक्स्ट्रा नंबर, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वेरी इजी वेरी सिंपल डायग्राम, ऑलराइट, 1 एक्स्ट्रा नंबर। तो जस्ट कीप दिस इन माइंड, जहाँ भी पॉसिबल आपको एक छोटे से छोटा इजी से इजी एक डायग्राम बनाना है, ऑलराइट। तो ये सारे कंसेप्ट जो है ना ये आपको कहीं एज सच एक बुक में लिखे हुए नहीं मिल जाएंगे, ये आपको अपने करंट अफेयर से सप्लीमेंट करते रहने हैं, ठीक है। देन सेकेंड है इसमें नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। इसको आप गूगल करो, विकीपीडिया पे जो मिले आप वो सब अपना सब हेडिंग से बना लो, ठीक है। और कुछ इसमें अगर अपडेट मिले, कुछ नया मिले, वो भी आप इसमें ऐड करते रह सकते हो, ठीक है। ये आपका विकासपीडिया पे भी मिल जाएगा, विकासपीडिया का ऐप भी आता है, ठीक है। तो आप अपने फ़ोन में भी इसको डालकर, इससे गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए ये बहुत ही अच्छा ऐप है। मैंने भी अपना जो सोशल मतलब डिफरेंट अलग अलग
कैटेगरीज के लिए, डिफरेंटली एबल्ड, विमेन, एल्डरली की जो योजनाएं थी गवर्नमेंट की, उसके नोट्स मैंने इससे बनाए थे। ठीक। देन प्राइमरी नॉलेज ऑफ आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। इसमें आपको दवाइयों के नाम याद नहीं करने हैं कि कौन सी दवाई होम्योपैथी में यूज होती है, कौन सी जड़ी बूटी आयुर्वेदा में यूज होती है, लेकिन आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये लोग बोल रहे हैं प्राइमरी नॉलेज। प्राइमरी नॉलेज मतलब कि आयुर्वेद किस तरह की चीजों को ट्रीट करता है और किस बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है। आपको इनके प्रिंसिपल्स और एक बेसिक स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि अगर हम योगा को एज अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं तो वो योगा किस किस बॉडी के किस मतलब किस सेगमेंट को टारगेट करता है। ये हमारे माइंड के लिए यूजफुल होता है, हमारे माइंड को टारगेट करता है। योगा इज बेसिकली द यूनियन, ठीक है, ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। तो जब ये यूनाइट हो जाते हैं, ये मतलब आप मान सकते हो ये बेसिक प्रिंसिपल है उसका। तो जब ये आपका बॉडी माइंड सोल यूनाइट हो जाते हैं तो दैट गिव्स अ पॉजिटिव डिस्प्ले इन योर हेल्थ। ठीक है, तो ये हो गया योगा का कंसेप्ट। इसी तरह आपको बस ये देखना है कि इनका बेसिक फिलॉसफी क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, और किन किन चीज़ों में किस तरह से ये यूजफुल रहता है। ठीक है, इसलिए प्राइमरी नॉलेज लिखा है, कोई बहुत डेप्थ में नहीं जाना है आपको। साथ में अगर कोई बहुत जैसे कुछ योग या मतलब इनके आयुष के संस्थान है, कुछ आयुष की मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा इनिशिएटिव्स लिए गए हों, वो सब आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, आयुष मंत्रालय द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें भी आपको देख लेनी चाहिए। ठीक है, देन आ जाते हैं हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। वेलफेयर स्कीम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कोई एक स्कीम के बारे में। ठीक है, 5 मार्क्स में भी आराम से पूछा जा सकता है। और जैसे आयुष्मान भारत हो गया, है ना, ये आपसे 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या आपसे 11 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। कोई एक मेजर, जैसे आयुष्मान भारत सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी स्कीम है, ठीक है, तो वो आपसे 11 मार्क्स में भी पूछी जा सकती है, जिसको आप सब हेडिंग्स के अंडर लिख सकते हो कि व्हाट इज आयुष्मान भारत, व्हाट इज द टारगेट ग्रुप, एग्जैक्टली ये किस तरह से लोगों को हेल्प करने को एम करता है, क्या क्या डिलीवरेबल, क्या क्या इसने अभी तक डिलीवर किया है, और क्या इसमें चैलेंजेस है और क्या इसके वे अहेड हो सकता है। ठीक है, हाउ टू इम्प्रूव दिस एंड हाउ हेल्पफुल इट विल बी इन द फ्यूचर। ठीक है, तो जैसे ये एक मेजर स्कीम हो गई, ऐसी आपको सारी स्कीमें पता होनी चाहिए हेल्थ रिलेटेड। तो ये आप हेल्थ मिनिस्ट्री की, स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, सेंटर की भी, स्टेट की भी, वहां पे आपको जो स्कीम्स मिलती हैं वो स्कीम्स तो लेनी ही है। फिर आप विकासपीडिया पे जाओगे, विकासपीडिया से पूरी स्कीम्स की लिस्ट बनाओगे, और फिर आप आपका जो भी करंट अफेयर्स में आ रहा है आप उसको अपडेट करोगे। ठीक है, तो दिस इज क्वाइट एन इम्पोर्टेंट पोर्शन। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपसे अलग से पूछी जाएगी स्कीम आप तभी लिख रहे हो, आपसे और कहीं भी पूछा जा रहा है कोई भी क्वेश्चन, और अगर आप उसमें एक रिलेटेड स्कीम लिख सकते हो तो आपको वो लिखना चाहिए। ठीक है, देन मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस पे आपको ध्यान देना है। मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, कोई संस्थान है आपका वेलबींग के लिए, कोई हॉस्पिटल्स हैं आपके, कुछ भी ऐसे जो है मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे इस पे आयुष मंत्रालय भी आ जाएगा, वो भी एक आपका एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन ही आप मान सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप इसको भी आप गूगल करोगे, उसमें आपको जो जो मिलेगा वो आप लिख सकते हो। ये आपसे 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ओके, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या फिर मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे एज अ शॉर्ट नोट लिखने पे। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा हेल्थ वाला पोर्शन। जब भी आप इसको स्टडी करो या किसी भी यूनिट को स्टडी करो, आप ये देखो कि इसमें से किस पोर्शन से 11 मार्क्स से क्वेश्चन निकल सकते हैं, क्योंकि 11 मार्क्स का आपको पता है सिर्फ एक क्वेश्चन आना है, एक यूनिट से एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन पर यूनिट। तो मुझे जो यहाँ पे दिखाई देता है, मुझे दिखाई देता है कि आपको ये दोनों टॉपिक्स क्लब करके पूछ सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा आयुष के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी स्कीमें चलाई जा रही हैं। तो उसमें आपका आयुष एज अ होल तो आएगा ही, लेकिन आयुर्वेद, योग, इन सब के लिए अलग अलग भी जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं, इनके लिए डॉक्टर्स की, मेडिकल ऑफिसर्स की विशेष भर्तियां की जा रही हैं।
तो वो भी वेलफेयर स्कीम में ही आएगा, वो भी इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट में ही आएगा, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है ये दोनों टॉपिक्स को क्लब करके एक आपका 11 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। आपका नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ऊपर एक 11 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको एक सामने से देखने में ही समझ में आ जाता है कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो एक बड़ा टॉपिक बन सकता है। ऑलराइट, तो आपको उसको उस अनुसार तैयार करना है। बाकी तो कोई भी यूनिट कैसे भी क्वेश्चन के रूप में आ ही सकते हैं, है ना। 7th यूनिट जो है हमारा, ये थोड़ा मिसलेनियस है, इसमें बहुत सारी चीजें, काफी बड़ा टॉपिक है ये हमारा, इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ओके, फर्स्ट टॉपिक इसका है इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन ह्यूमन लाइफ, लिमिटेशन ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज। तो इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन ह्यूमन लाइफ, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, आप कभी भी अगर कॉजेज, इफेक्ट्स, प्रोज एंड कॉन्स लिख रहे हो, आपको मल्टीपल एंगल्स पे इवैल्यूएट करना है। ठीक है, मल्टीपल मतलब सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, environmental, okay, ethical, historical and geographical। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, ये हमारा पूरा का पूरा जनरल स्टडीज का सिलेबस है। आप कभी भी अगर ये भूल जाओ या आपको याद नहीं आ रहा है कि इसमें से कौन सा एस्पेक्ट मैंने डील नहीं किया है, तो आप बस अपने जनरल स्टडीज के सिलेबस को पेपर बाय पेपर याद करना शुरू करो। आप अगर किसी भी टॉपिक को एनालाइज कर रहे हो, आप सोचो जीएस पेपर 1 पार्ट 1, क्या मैंने इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट लिखा है, क्या मैंने इसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट लिखा है, क्या मैंने इसका सोशल एस्पेक्ट लिखा है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट लिखा है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट लिखा है, क्या मैंने इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट लिखा है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट लिखा है, और जीएस पेपर 4 क्या मैंने इसका एथिकल एस्पेक्ट लिखा है। ठीक है, तो आपको आपके जीएस जनरल स्टडीज के पेपर में जितने टॉपिक्स हैं, आपको किसी भी टॉपिक को उन एंगल्स से इवैल्यूएट करना है। अंडरस्टूड। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर एंगल पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन उसको एक्सप्लोर करने में कुछ नहीं जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन ह्यूमन लाइफ, जरूरी नहीं है कि हमको इसका हिस्टोरिकल या ज्योग्राफिकल कोई इफेक्ट मिलेगा, ठीक है, लेकिन अगर मिलता है, एक भी मिलता है, तो आप उसको एज अ सेपरेट सब हेडिंग बिल्कुल लिख सकते हो, एज अ सेपरेट पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, तो और ये भी नहीं है कि हमें इनमें लिखना ही लिखना है। जिस कैटेगरी का नहीं मिलता है हमको डेटा, नहीं मिलता है कोई पॉइंट, आप मत लिखो। इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको इन्हीं पे इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन ह्यूमन लाइफ, आपको इसके 1 2 3 4 5 पॉइंट्स तो आराम से मिल जाएंगे। आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप सिर्फ एक लाइन लिखोगे, लेकिन जब आपसे ये वाला क्वेश्चन 11 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, तो इसमें आप बस ये 5 पॉइंट को के बारे में अभी एक लाइन लिख रहे थे, अभी 2 लाइन लिख दोगे, 3 लाइन लिख दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह डाल दोगे, तो टॉपिक सेम रहेगा, बस उसको थोड़ा सा और ज्यादा हम इवेलुएट कर देंगे। ठीक है, एक्सपैंड कर देंगे, और कुछ नहीं है। मतलब इतना ईजी है ना कुछ आंसर्स तो लिखना, मतलब आंसर राइटिंग कोई बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, बस थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड और स्मार्टनेस रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जो आप धीरे धीरे आपको समझ में आ जाता है कैसे करना है। लिमिटेशंस ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज, ये चीज आप गूगल करोगे कि हमारी टेक्नोलॉजी में, हमारी मतलब स्पेसिफिक इंडिया की टेक्नोलॉजीज में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है जिसके कारण हमें बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसको आप गूगल करोगे और इसको आप करंट अफेयर्स से अपडेट करोगे। ठीक है, ये वाले पोर्शन को। देन हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड रिमोट सेंसिंग इन इंडिया, इसमें आप रिमोट सेंसिंग की थ्योरी देखोगे, जो हम ऑलरेडी ज्योग्राफी पोर्शन में देख चुके हैं। ठीक है, कि इंडिया में रिमोट सेंसिंग कब से स्टार्ट हुई, कौन कौन से ऐसे सैटेलाइट्स थे, रिमोट सेंसिंग की जरूरत क्यों बनी। इसमें SAR रहता है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, और एक और टाइप का रेडार रहता है, शायद PAR रहता है, मुझे याद नहीं है, बट 2 टाइप के रेडार्स पे काम करती है रिमोट सेंसिंग, एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है। ठीक है, तो इंडिया के पास अभी तक काफी लंबे समय तक जो हमारे पास थी, उसमें ऐसा होता था कि हम रात को हमारे सैटेलाइट्स नहीं देख सकते थे। ठीक है, लेकिन आफ्टर द
2611 अटैक्स हमने ऐसा डेवलप कर, हमने सिंथेटिक अपर्चर रडार पे बेस्ड एक्टिव रिमोट सेंसिंग की टेक्नोलॉजी पे काम किया, ताकि हम रात में भी हमारे सैटेलाइट्स एक्टिव रहें और हम रात में भी अपने टेरिटरी को कवर कर सकें वाया कैमरास, राइट। तो ये चीज़ थी, ये आई थिंक पूछी भी जा चुकी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग का डिफरेंस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से करनी है। इसमें कुछ सैटेलाइट्स भी है हमारे जो कि यूज़ होते हैं, वो भी आपको अच्छे से यहाँ पर देखने हैं, ठीक है। रिमोट सेंसिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इट कैन बी आस्क्ड इन 5 मार्क्स, और ये पुराने टाइम पर ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ चुका है, ठीक है। देन आते हैं हम स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस, आपको कुछ करने हैं। 15 स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये जो बॉक्स दिख रहा है हमें, इनमें दिया गया है कि इनके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ अबव इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें आपको बस ये करना है, इसमें आपको करना है गूगल और विकीपीडिया पे आपको जो जो मिलेगा इसरो के बारे में, एक हिस्ट्री, वर्किंग स्ट्रक्चर, ठीक है, और क्या क्या मेजर काम है, मतलब क्या क्या कर चुका है ये मेजर, और इसका हेड वगैरह कौन है वर्तमान में, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट्स पे अगर आपसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाएगा, आपसे कोई भी एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, सपोज ये पूछ लिया गया, ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। आपको 5 मार्क के लायक 5 या 6 पॉइंट्स में आपको ये इसका आना चाहिए, ठीक है। तो आपको 5 मार्क्स के लायक नोट्स प्रिपेयर करने हैं इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक पेज में 2 ऑर्गेनाइजेशन लिख लोगे, ठीक है, 7 पन्ने में आपके, मतलब, और डबल साइड है, तो आपके 4 पेजेस में आपके ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएंगे, सिर्फ 4 पेजेस में। एंड बिलीव मी, इससे आपका एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसमें से एक का हेड या हेडक्वार्टर या कुछ ऐसा पूछा जाएगा, और आपसे एक पूछा जाएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आपके 4 पन्नों में 8 नंबर मिनिमम, 8 मार्क्स मिनिमम आपको मिल रहे हैं। आपने अगर ये सही लिखा ना, आपका एक भी नंबर कोई नहीं काटेगा। आई बात समझ में? तो मेक श्योर यू प्रिपेयर योर नोट्स इन दिस मैनर सो दैट यू डोंट लूज आउट ऑन मार्क्स, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरे टॉपिक्स जो है यूनिट 7 के। जो 4th टॉपिक है हमारा, जनरेशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, GSLV जो है हमारे, ठीक है, GSLV 1, 2, 3, इन सब का आपको मतलब इन सब की थ्योरी पता होनी चाहिए कि कितना पेलोड ले जा सकते थे, कितनी फ्यूल कैपेसिटी थी, किस किस काम आए हैं ये वो, ठीक है। 4 से 5 पॉइंट में आपको, 5 से 6 पॉइंट्स में आपको हर GSLV के बारे में पता होना चाहिए, GSLV 1, 2, 3, 4, ठीक है। और अगर कोई मतलब इसकी कोई खास अचीवमेंट रही हो, तो कि इसने इतने सारे नैनो सैटेलाइट स्पेस में छोड़े थे इस पर्टिकुलर GSLV में ने, ये वाला GSLV हमने रेंट पे देके ये काम करवाया है, ठीक है। तो इस टाइप की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको वो भी पता होना चाहिए। ये तो हो गया हर GSLV के बारे में पॉइंट्स। उसके बाद आपको GSLV का कंपैरिजन भी पता होना चाहिए। कंपैरिजन भी आप इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे करोगे कि डेवलपमेंट ईयर कौन से साल में डेवलप हुआ, तो GSLV 1 इस साल, GSLV 2 इस साल, ठीक है। देन पेलोड कैपेसिटी इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, ओके। देन इसका वेट, इसकी फ्यूल कैपेसिटी, टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, राइट। और भी कोई फिर उसमें स्पेशल रिमार्क या कोई स्पेशल पॉइंट, तो इस वाले ने जैसे इसने 10 नैनो सैटेलाइट्स, इट वाज द फर्स्ट GSLV टू लॉन्च 10 नैनो सैटेलाइट्स इन द स्पेस, ठीक है, इट वाज द फर्स्ट GSLV मेड बाय इंडिया, ऑलराइट। तो इस टाइप की जो है आपको इनका कंपैरिजन भी करना है। ये एज अ इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, एज अ कंपैरेटिव क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर आते हैं बायोटेक्नोलॉजी पे, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत पुराना टॉपिक है। डेफिनेशन क्या होती है, यूजेस इन सेक्टर्स ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री एंड एनवायरमेंट। आपको हर यूज के लिए, हेल्थ एंड मेडिसिन के लिए 5 से 6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ओके, विथ एग्जाम्पल्स, विथ डायग्राम्स वेरेवर पॉसिबल, ओके, विथ करंट एग्जाम्पल्स, ओके, करंट हैपनिंग्स, एनीथिंग। हर क्वेश्चन आपका 5 नंबर वाला आ सकता है, जिसमें आपको 5 से 6 पॉइंट्स लिखने हैं, या फिर आपका टोटल भी बायोटेक वाला पोर्शन 11 मार्क्स का आ सकता है,
ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका 11 मार्क्स में के लिए क्वालिफाई करता है। ठीक, तो इसमें आपको हर सेक्टर के यूजेस आपको सेपरेट सब हेडिंग में लिखने पड़ेंगे। देन आ जाते हैं क्लोन। क्लोन होता क्या है, अभी तक किस किस के बनाए गए, इंडिया ने क्या क्या उसमें प्रोग्रेस की है। ठीक है, फिर रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबको आप इंटरनेट से पढ़ोगे, करंट अफेयर्स से पढ़ोगे। ठीक है, और आपका टीएमएच की बुक से पढ़ोगे। ओके, देन पेटेंट्स एंड राइट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिप्स एंड ट्रिम्स। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इसमें ट्रिप्स में आपकी 4-5 चीजें आती हैं। कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है, और आपका जोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया। ठीक है, ये सब 4 या 5 इसमें पॉइंट्स आते हैं। ये आप गूगल करोगे आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगे। नहीं तो आप विजन आईएएस वगैरह का मटेरियल भी आता है, जो उनका क्लासरूम मटेरियल होता है, उससे भी देख सकते हो, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस के साथ ओवरलैप करता है। ठीक है, और ट्रिम्स भी आपको गूगल से मिल जाएगा। ऑलराइट, और ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में आ जाते हैं, 5 मार्क्स में ये क्वालिफाई करता है। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक, इसमें आपके 11 साइंटिस्ट दिए गए हैं। ये 11 साइंटिस्ट के बारे में आप कुछ इनका बैकग्राउंड भी देखोगे कि कौन थे, इनकी नेशनैलिटी क्या थी, इनने कहाँ पे मतलब कहाँ से अपना स्टार्ट किया, और फिर इनकी मेजर ब्रेक थ्रू, सबसे बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। ईजिली आपके ये वाले जो हैं ये 5 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, आपसे 1 या 2 क्वेश्चन इसके बारे में 100% पूछा जाएगा। तो आपको हर साइंटिस्ट के बारे में 5-5, 6-6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, 3 मार्क्स का ये आएगा। इसमें आपसे कुछ अवार्ड्स पूछे जा सकते हैं, नोबेल प्राइजेस हो गए आपके, ठीक है, एबेल प्राइज हो गया, ये सब जो है आपका, ये आपके इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड्स करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। ऑलराइट, देन 8th यूनिट है हमारा एनर्जी का। एनर्जी वाले यूनिट में बहुत ही जनरल टॉपिक्स हैं। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स एंड डिफरेंसेस। डिफरेंसेस वाला पोर्शन आपका 5 मार्क्स में आ सकता है कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के बीच में डिफरेंस बताओ। 5 पॉइंट आपको कम से कम लिखने हैं। ठीक है, फिर ये कुछ कंसेप्ट हैं। एनर्जी एफिशिएंसी क्या होती है, एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है, 3 मार्क्स, इजिली क्वालिफाइज फॉर 3 मार्क्स। आपको गूगल करके डेफिनेशन के नोट्स बनाने हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन, मतलब किस तरह से आपकी मतलब एनर्जी मैनेजमेंट इज बेसिकली क्या होता है, मतलब एनर्जी मैनेजमेंट वाले कंसेप्ट में ही ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन आ जाएगा कि कैसे हम अपनी एनर्जी को एफिशिएंटली मैनेज करें, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी इंटेग्रिटी रहे, कि हमारी एनर्जी एफिशिएंसी मैक्सिमम रहे। ये तीनों चारों कंसेप्ट बहुत इंटरलिंक्ड है। अगर ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन होगा तो एनर्जी मैनेजमेंट अच्छा होगा, एनर्जी मैनेजमेंट अच्छा होगा तो एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी होगी। ओके, तो इसका ना आप एक साइकिल टाइप भी बना सकते हो कि एनर्जी की ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, रहेगा तो एनर्जी एनर्जी मैनेजमेंट विल बी गुड। ठीक है, वो अच्छा रहेगा तो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी विल बी हाई, और फिर दैट विल कम बैक टू योर ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन। ऑलराइट, तो ये हो गया। फिर आपका एनर्जी मैनेजमेंट इन ऑपरेशनल फंक्शंस, एनर्जी परचेज, इस हर टॉपिक को आप छोटा छोटा गूगल करके उसके 3 मार्क्स लायक नोट्स बना लोगे। एनर्जी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एंड एनर्जी मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें, 3 मार्क्स में ये आ सकते हैं। फिर इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड विद एनर्जी स्ट्रैटेजीज, अगेन प्लीज गूगल इट, एंड ये आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है अगर आएगा तो। alternate sources of energy, present scenario and future possibilities। प्रेजेंट सिनेरियो का मतलब है आपको इसको करंट अफेयर्स से सप्लीमेंट करना है। कोई नया विंड फार्म खोला गया हो, सोलर एनर्जी को कोई नई यूनिट डाली गई हो, कोई नया ब्रेक थ्रू हुआ हो, वो सब आपको यहाँ करंट अफेयर्स में डालना है। 1 या 2 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, और ये सारी ऑल्टरनेट एनर्जीज पे आपको काम करना है। सोलर एनर्जी के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, जनरेट कैसे होती है, क्या क्या इसमें इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या यूजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और कहाँ कहाँ पे इंडिया में है, कहाँ कहाँ पे मध्य प्रदेश में है।
ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए विथ डायग्राम। डायग्राम के साथ बनाओगे आप कोई भी इसमें बनाओगे तो, ठीक है, एनर्जी वाले ऑल्टरनेट एनर्जी में। देन आ जाते हैं हम इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में आपको किसी भी इन्वायरमेंट की बुक से आपको पढ़ना है डेफिनेशन, स्कोप एंड डायमेंशंस ऑफ इन्वायरमेंट, फिजिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल। ठीक है, ये इन्वायरमेंट के डायमेंशंस हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 डायमेंशंस दिए हैं आपसे। ये 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कोई भी, कि डिस्कस द डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, या डिस्कस द कल्चरल डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा और आप इसको गूगल से भी पढ़ सकते हो, तो कोई भी आपकी एनवायरनमेंट की आप बुक रेफर कर रहे हो उसमें भी आपको इससे रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और ठीक है, 5 मार्क्स में आपका आ सकता है। डेफिनेशन आपकी 3 मार्क्स, स्कोप आपका 3 मार्क्स। कंसेप्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट, कंसेप्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। जस्ट गूगल दीज थिंग्स और जो भी आपको इसमें मिले आप इसको 5 मार्क्स लाइव प्रिपेयर कर लो। ओके, इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट, ये काफी बड़ा टॉपिक है, ये आपका 11 मार्क्स में भी आ सकता है क्योंकि बहुत जनरल टॉपिक है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि ह्यूमन के इंटरफेरेंस का एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमारा मल्टीपल कैटेगरीज में, मल्टीपल सब हेडिंग्स में आप लिख सकते हो, आपका 11 मार्क्स में अप्लाई कर जाता है ये। और आपका फिर 5 मार्क्स में भी आप इसको छोटा करके लिख सकते हो अगर पूछा जाए आपसे कभी, ठीक है। एथिक्स एंड वैल्यूज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, या ये भी आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में, ठीक है, नहीं तो यू कैन ऑलवेज सर्च इट ऑन द इंटरनेट। देन बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक से बहुत थरली बायोडाइवर्सिटी पढ़ोगे, इसमें नेशनल पार्क, सैंक्चुरीज, ये सब आ जाएगा, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। ओके, देन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आई विल टेक दिस फॉर 11 मार्क क्वेश्चन, आई विल टेक दिस फॉर 11 मार्क क्वेश्चन। इसमें से कुछ भी रिलेटेड टॉपिक आपका 11 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में आपसे आपसे बोल सकते हैं कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, इसके क्या क्या प्रकार हैं, इसके कंजर्वेशन के लिए भारत सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, ठीक है। या फिर बायोडाइवर्सिटी पर ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे प्रभाव डाल रही हैं, ठीक है। या बायोडाइवर्सिटी की बायोडाइवर्सिटी का लॉस ना हो इसके लिए आप और हम मिलके क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, एज नॉर्मल सिटीजन्स। तो ये जो आपके ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपका 11 मार्क्स का इसमें से आ सकता है। सेम गोज विथ योर एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कॉजेज, इफेक्ट्स, ये सब आपका 11 मार्क्स में आ सकता है। एनवायरमेंटल चेंजेस, अगेन this can be for your 5 marks or 11 marks both. Okay, then issues and challenges related with the environment, एज ओल्ड टॉपिक है, बहुत पुराना टॉपिक है, हम हमेशा ऐसे वगैरह में पढ़ते रहे हैं। तो ये आपका दिस कैन ऑल्सो क्वालिफाई फॉर योर 5 मार्क्स और फॉर योर 11 मार्क्स। बहुत जनरल टॉपिक है, कहीं भी आपको इससे रिलेटेड पॉइंट्स मिल जाएंगे। कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन, पुराना टॉपिक है, अगेन 5 मार्क्स या 11 मार्क्स दोनों में पूछा जा सकता है। कॉजेज भी अलग से और इफेक्ट्स भी अलग से। कोई भी डायग्राम अगर आप इसमें बना सको आप इसमें बनाओ। ओके, एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर मास अवेयरनेस, ठीक है, ये ठीक है, ये इसको आपको करंट अफेयर्स से में आपको जो भी अगर मिल रहा है, कोई मूवमेंट मिल रहा है एनवायरमेंट, कोई एनजीओज मिल रहे हैं, कुछ अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि दिस कैन बी इंक्लूडेड इन दिस टॉपिक, यू हैव टू टेक इट डाउन इन योर नोट्स। एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इट्स रिलेशनशिप विथ हेल्थ एंड सेफ्टी, ये भी कुछ डिफरेंट सा टॉपिक है, ट्रेडिशनल नहीं रहा है हमेशा से, ठीक है। तो इसमें आपको जस्ट आपको किसी बुक में मिलता है, आप बुक से करिए या फिर आप इंटरनेट की मदद से और खुद की ब्रेन स्टॉर्मिंग की तरह से आप इसमें कम से कम 10 लाइन्स आप इसकी बना लीजिए कि अगर 11 मार्क्स में भी आता है तो भी आप लिख सको, 5 में तो आप लिख ही लोगे। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, दिस इज अ न्यू टॉपिक, ठीक है, ये आपका ये भी आपके 11 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। इसमें जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई ग्रीन होम्स हो गए, मतलब ये सब बहुत नए नए कंसेप्ट आते जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को जीरो करते हुए और वो सब करते हुए एक इको फ्रेंडली तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज ऑल्सो एन ओल्ड टॉपिक।
ये आपका 5 मार्क्स में आ सकता है या 3 मार्क्स में भी आ सकता है इस टाइप का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड इट्स प्रोटेक्शन। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अगर एनवायरनमेंट शब्द दिखाई देता है, फंडामेंटल ड्यूटीज में, आपके अलग अलग किसी भी जगह पे, आपको वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आप इसको गूगल करोगे तो भी आपको इसमें काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। जस्ट मेक योर नोट्स अकॉर्डिंग टू बोथ 5 एंड 11 मार्क्स। ठीक है, एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसीज एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के या फिर इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल अलग अलग जितने भी हैं, उन इसमें इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट तीनों तरह के आपके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आपको ध्यान में रखते हुए उन सब की लिस्ट बनानी है। उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास नोट्स के फॉर्म में होना चाहिए। इसमें से कुछ भी आपका 3 मार्क्स का आ सकता है, 5 मार्क्स का आ सकता है या 11 मार्क्स का भी आ सकता है। ओके, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ऑलराइट, लास्ट जो हमारा यूनिट जियोलॉजी, ये बहुत ही सिंपल सा यूनिट है जिसका आपको मटेरियल आपकी 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी में मिल जाएगा। उसमें जो जो दिया है आप उसमें पूरा पढ़ डालिएगा, जो अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ और ये वाले सारे रॉक्स वाले यूनिट है। ठीक है, और ये आपका 30 मार्क्स में से आप बहुत इजीली इसमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जियोलॉजी, अर्थ का क्रस्ट, मैंटल और कोर विथ डायग्राम, डायग्राम आपको 100% बनना चाहिए। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इनके डेफिनेशन, इनके एलिमेंट्स कौन कौन है, ओरिजिन एंड एज ऑफ द अर्थ, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी है, ये है वो है, कैसे अर्थ एग्जिस्टेंस में आई, कितने सालों पहले लाइफ आई। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक ब्रीफ आपको देखना है, पूरा नहीं याद करना है, एक सरफेशली, एक सुपरफिशली, ऊपर ऊपर से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उनका आपको मेजर टाइम पे लगा करके आपको याद रखना है। ठीक है, देन रॉक, दिस इज इम्पॉर्टेंट, 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 5 में भी, 11 में भी। टाइप्स ऑफ रॉक्स में इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक होते हैं। रॉक साइकिल क्या होती है, इन रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या यूजेस होते हैं, क्या खास क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, ये आपको पूरा ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से पढ़ना है। मिनरल्स एंड ओर्स, फॉसिल्स, ऑलराइट, फॉसिल में भी अगर कोई नया फॉसिल कहीं मिला हो आप उसको हमेशा अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। फॉसिल्स बनते कैसे हैं, फॉसिल्स के यूजेस क्या होते हैं, फॉसिल्स किस किस तरीके से आपके फॉर्म होते हैं, है ना। देन वेदरिंग एंड इरोजन, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये तो हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है, आपको फिर से वही वाला पोर्शन यहाँ पे समझिए पढ़ना है। ठीक है, देन ग्राउंड वाटर, कैसे आपका ग्राउंड वाटर के बारे में खास चीज़ है, ये भी आपकी ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में जो जो दिया आपको सब पढ़ना है। ठीक है, पोल्यूशन कैसे होता है इसका, कहाँ कहाँ फ्रेश पाया जाता है, कहाँ कैसे कितना परसेंटेज कहाँ पर है। ऑलराइट, देन नेचुरल कोल, नेचुरल ऑयल एंड गैस, फॉर्म कैसे होते हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे होते हैं और इनका यूज कैसे होता है। ऑलराइट, तो ये हो गए हमारे पूरे 10 यूनिट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। मैं एक बार जल्दी से देख लेते हैं हम कि सिलेबस 2019 से क्या डिफरेंस था। ऑलराइट, 2019 के सिलेबस में दिया गया था एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन अभी भी है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ये हट गया है, एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी ये हट गया है। ठीक है, एप्लीकेशन वाला पोर्शन आपको अभी भी किसी ना किसी फॉर्म में पढ़ना ही पड़ेगा, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये हट गया है, हालांकि इन ये वर्ड्स नहीं यूज किए गए हैं। ठीक है, ट्रिप्स और ट्रिप्स पहले भी था, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस पहले भी था, अब बस ये है कि वो लिमिटेड कर दिया गया है। अभी तक हमें ये नहीं पता था कौन से साइंटिस्ट, अब हमें बता दिया इन ग्रास साइंटिस्ट के अलावा आपको किसी साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ना है। फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी था जो कि हट गया है, रिमोट सेंसिंग था जो कि है, स्पेस था जो कि है, जीआईएस, जीपीएस, ये सब हमारा उसमें चला गया है ज्योग्राफी वाले पोर्शन में। ऑलराइट, बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी हट गई है। ठीक है, और इनका एप्लीकेशन अभी भी है। ऑलराइट, देन एनर्जी में सेम है, कुछ और इनफैक्ट टॉपिक्स ऐड ही हुए हैं, बाकी सब कुछ सेम है। इन्वायरमेंट में ये है, ये है इन्वायरमेंट डेवलपमेंट डिबेट, ये एक तरह से कभी ख़त्म होती भी नहीं है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगी अगर ये टॉपिक एज इट इज़ नहीं दिया है तो हट गया है, बट ये आपका यूज़ होगा। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट हट गया है, क्लाइमेट चेंज
है ऑब्वियसली, इकोलॉजिकल प्रिंट्स हट गया है। ऑलराइट, अब मैं जो लास्ट लेसन में हमारे डाउट थे स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स में आए थे, मैं उनको जल्दी से एड्रेस कर देती हूँ। पिछले लेसन में मैम यूट्यूब से हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ के निकाल सकते हैं क्या एमपीपीएससी? जी हाँ, आप यूट्यूब से भी देखो, बस आपका सोर्स अच्छा होना चाहिए। आप मृणाल के लेक्चर्स पढ़ सकते हो ज्योग्राफी के, आप अनअकैडमी पे अगर किसी अच्छे एजुकेटर के से ले रहे हो, एज लॉन्ग एज आप कंप्लीट कर ले रहे हो। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स पे डिपेंड नहीं करना है, आपको उनको सुनते हुए अपने नोट्स भी बनाने हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ऑनलाइन पढ़ने का तरीका यही होता है, आपको प्रवचन की तरह नहीं सुनना है कोई चीज़। अगर आप किसी ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं तो भी आप पेन और पेपर साथ में लेके बैठते हैं ना, आप लगातार नोट मेकिंग करते रहते हैं अपनी साथ साथ में। सेम चीज़ आपको ऑनलाइन क्लास में भी करनी है। आप अगर आप सुन भी रहे हैं, साथ में आपको नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, तो ये गलती मत करिएगा कि बस सुन लिया। डोंट डू दैट, डोंट रिलाई ऑन जस्ट पावर पॉइंट्स, ठीक है, एंड पीडीएफ्स। आप खुद के नोट जरूर बनाइए, उसके बिना आप नहीं कर सकते तैयारी, ये मेरा मानना है। ऑलराइट, विजन आईएएस की पीटी 365 भी पढ़ना है क्या एमपीपीएससी 2020 प्रीलिम्स के लिए? साथ ही मेंस के लिए मेंस 365 पढ़ना है क्या? देखिए, अलग अलग मत पढ़िए। जो विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स आता है, आप बस उतना पढ़िए। और विजन आईएएस मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आपके मेंस में हेल्पफुल रहे आंसर राइटिंग में। ऑलराइट, तो पीटी 365 इतनी यूजफुल नहीं रहती है क्योंकि एमपीपीएससी का प्रीलिम्स थोड़ा सा डिफरेंट आता है। लेकिन मेंस के लिए आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल रहती है विजन की बुक। मैम अलग अलग सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक 6 to 10th या 12th अलग अलग लेनी पड़ेगी या किसी राइटर की सब्जेक्ट के आधार पर एक पूरी बुक मिल जाएगी? एनसीईआरटी बुक्स हर क्लास की अलग अलग आती हैं, जरूरी नहीं है कि आप परचेज करें। आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर के पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, और अभी ऐसा स्थिति है कि सारी बुक्स मिल भी नहीं रही हैं, स्टॉक्स भी हो सकता है प्रॉब्लम हो, इसलिए आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, कोई नुकसान नहीं, उसमें हाईलाइट करके पढ़ लीजिए। ठीक है, मैथ्स का पेपर है वो थ्योरी में आएगा या ऑप्शनल में? और अगर थ्योरी में आएगा तो क्या सोल्यूशन के मार्क्स मिलेंगे? पूरा स्टेप बाय स्टेप करना है क्या, जैसे 10th में करते थे? जी हाँ, अगर आपसे मैथ्स का कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रॉफिट लॉस का पूछ रहे हैं या परसेंटेज का पूछ रहे हैं, तो आपको उसमें अगर 5 मार्क्स में पूछा जा रहा है तो 5 मार्क्स आपको कोई भी एग्जामिनर सिर्फ आंसर देख के नहीं दे देगा, उसको आपकी वर्किंग दिखनी चाहिए। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ रहा है, आपको वैसे ही सॉल्व करना है मैथ्स का जैसे कि हम 10th क्लास में करते थे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इक्वेशंस को नंबर करते हुए, इंपॉर्टेंट चीजों को बॉक्स में डालते हुए, उस तरह से ही आपको सॉल्व करना है। ऑलराइट, मैथ्स में आपको वर्किंग दिखानी है। कैन वी मेक नोट्स ऑफ हिस्ट्री ओनली फ्रॉम लूसेंट एंड लर्न इट? प्लीज आंसर। लूसेंट से भी आप नोट्स बना सकते हो क्योंकि लूसेंट में भी कुछ चीजें अच्छी दी रहती हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर वगैरह हो गए या उनके कॉजेस क्या थे, उसके इफेक्ट क्या थे। मतलब ये मैं वर्ल्ड हिस्ट्री जब 2019 तक का था तब की बात कर रही हूँ, मतलब कुछ चीजें अच्छे से दी गई हैं, जैसे कि आपका मराठास का जो रूलिंग था या एडमिनिस्ट्रेशन था, उससे भी आप अपने नोट्स छोटे बना करके, एज लॉन्ग एज आपको जहां से भी कंटेंट मिल रहा हो, आप बस कंटेंट अपना 5 मार्क्स 11 मार्क्स के अनुसार तैयार रखिए, बाकी सोर्स इतना मैटर नहीं करता है। मैम किसी बुक को पूरा पढ़ना स्टार्ट करें या सिलेबस से टॉपिक बाय टॉपिक? प्लीज एक्सप्लेन। देखिए, अगर मैंने किसी चीज के लिए कहा है कि आपको इसमें एनसीईआरटी पढ़नी है, राइट, तो एनसीईआरटी तो आपको पूरी पढ़नी है। लेकिन अगर मैंने किसी बेसिक बुक्स में कहा है कि ये टॉपिक आपको इस बुक से पढ़ना है, तो आपको उस बुक से सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक पढ़ना है। गॉट इट? बट एनसीईआरटीज तो बहुत ही सिंपल एक उसमें चलती है, फ्लो में, स्टोरी की तरह, वो तो आपको पूरी पढ़नी चाहिए। मैम हिस्ट्री में स्टोरीज होती हैं, अब वर्ड लिमिट कम हो गई है तो आंसर में टू द पॉइंट या मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं या स्टोरी ही लिखनी पड़ेगी? देखो, हिस्ट्री हम स्टोरी में नहीं लिखते हैं, हिस्ट्री हम स्टोरी में समझते हैं, लिखते हैं हमेशा उसको ऑब्जेक्टिवली पॉइंट में है कि हड़प्पा की डिक्लाइन के क्या कारण थे, हड़प्पा की डिक्लाइन की ये थ्योरी है, ये थ्योरी कहती है ऐसा हुआ था, ये थ्योरी कहती है ऐसा हुआ था, बस हम एकदम पिन पॉइंटेड लिखते हैं कि ऐसा है। ठीक है, लेकिन जब हम समझते हैं तब हम समझते हैं पूरा उसको स्टोरी में कि हड़प्पा था, उसमें लोग थे, उसमें कल्चर था, उसमें ऐसा बना, फिर उसमें बाढ़ आ गई तो लोग मर गए। ठीक है, ये कहानी है। लेकिन जब आपको लिखना है, आपको बस इतना लिखना है, द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा इज एट्रीब्यूटेड मेनली टू 2 theories,
वन ऑफ सडन डिक्लाइन, वन ऑफ ग्रेजुअल डिक्लाइन, ठीक है। और उसमें आपको बस दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। ऑल राइट, तो ये जो है ये आपका स्टोरी फॉर्मेट में नहीं, यू हैव टू राइट इट like any other answer. You do not have to write stories in any of the subjects. Okay. Then how to learn the facts of Lucent. Facts पढ़ने के लिए मैंने आपको बार बार कहा है, just keep seeing those things again and again. कोई टेबल याद करना है, फोटो लेकर के प्रिंट निकाल कर चिपका दो अपने टेबल के सामने, ठीक है। कुछ फैक्ट्स याद करने कुछ है, उसको दिन में 4 बार देख लो, आपको अपने आप याद हो जाएगा। याद नहीं हो तो बताना। बचपन में तो हम याद करते थे ना, जैसे संस्कृत में शब्द रूप वगैरह याद करते थे, ठीक है। तो शब्द रूप भी ऐसी चीज है जो आपको ऐसे याद नहीं हो जाती है अनटिल अनलेस आप उसको बार बार देखते रहो, ठीक है। मम्मी को बुक पकड़ा देते, मम्मी प्लीज हमसे पूछिए इसको, ठीक है। तो उसी तरह से आपको कुछ चीजें जो फैक्ट्स रहते हैं वो आपको याद करने पड़ते हैं बाय सीइंग इट अगेन एंड अगेन। एक और का डाउट है कि एनसीईआरटी जितनी बताई है उसको पूरी पढ़ना है या टॉपिक निकाल कर। एनसीईआरटी आप पूरी पढ़िए, वैसे भी छोटी छोटी बुक है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, ओके। तो एनसीईआरटी जस्ट गिव देम अ होल रीड। आप चाहें तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, वो उसमें आसानी रहती है आपको कि बल्कि सा नहीं दिखता कि इतनी सारी बुक्स पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी नहीं हो तो एमपी बोर्ड की बुक पढ़ सकते हैं क्या? एनसीईआरटी ही पढ़िए, मुझे एमपी बोर्ड का आइडिया नहीं है कि उसकी बुक्स में क्या रहता है कंटेंट, ठीक है। तो मैंने तो एनसीईआरटी ही पढ़ी थी, इसलिए मैं वही सजेस्ट करती हूँ। मैथ्स में क्वेश्चन पूरा सॉल्व करिए, शॉर्ट ट्रिक से नहीं सॉल्व करना है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें एमपीपीएससी 2020 के लिए, जबकि अभी कहीं से कुछ क्वेश्चन पेपर या दूसरा मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए बट अब तो वर्ड लिमिट कम हो गई है, तो एवेल्युएट कैसे करें, या पुराने क्वेश्चन पेपर भी नई वर्ड लिमिट के हिसाब से सेट करके करें। मैम क्या नोट्स बनाना कंपलसरी है सारे टॉपिक से, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, या ऐसे टॉपिक्स जो कि अच्छे से नहीं है उनके बस नोट्स बनाएं, या सभी मटेरियल के नोट्स को खुद कंपाइल करने की कोशिश करें। देखिए आपके 2-3 क्वेश्चंस हैं इसमें। आप देखो सबसे पहले आपको नए सिलेबस के लिए, नई वर्ड लिमिट के लिए नए क्वेश्चंस कहीं से अभी नहीं आ जाएंगे, तो आपको पुराने पेपर्स को ही रेफरेंस में रखते हुए उनके आंसर आप 5 मार्क्स के हिसाब से, 11 मार्क्स के हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मेरा ये मतलब रहेगा कि आप पहले अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप अभी मतलब एक बार प्रीलिम्स अच्छे से दे लीजिए, फिर आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अभी 2020 के लिए आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की अभी से ज़रूरत नहीं है, उसमें थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। दूसरा है नोट्स बनाना हर टॉपिक के लिए कंपलसरी नहीं है। मैंने पिछले लेसन में भी बोला है कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत अच्छे से आपको एक जगह पे मिल जा रहा है और आपको पता है कि जब आपको वो टॉपिक रिवाइज करना है आपको उस सोर्स के अलावा कोई तीसरा सोर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो आप उसको वहीं रहने दीजिए। लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसका एक जगह पे अच्छा नहीं मिलता है, आपको उसको 4-5 जगहों से मिलाकर लिखना पड़ रहा है, तो वो उसके आप जरूर नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो ये मतलब मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप स्पेक्ट्रम के नोट्स बनाएं या फिर आप लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाएं, क्योंकि वो एज इट इज सेम चीज आपको बुक में दी हुई है। कभी भी आपको पढ़ना है आप लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ो, सेम चीज मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपका बायोटेक्नोलॉजी या इसमें आपका स्पेस टेक्नोलॉजी का कुछ है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन आपको विकिपीडिया पे मिल रही है, एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन आपको किसी बुक में मिल रही है, तो ऐसे आप 15 जगहों से नहीं पढ़ सकते हो, आपको उसके नोट्स बना लेने चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री मेंस के सिलेबस में 5th यूनिट में जो डायनेस्टीज दी गई हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वो डायनेस्टी पढ़नी है, ना कि उस एरिया की डायनेस्टी, ठीक है। अगर गोंड डायनेस्टी दी है तो आपको गोंड डायनेस्टी पढ़नी है, गोंडवाना क्षेत्र की डायनेस्टीज नहीं पढ़नी है, ठीक है। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, पॉलिटी, इन सबके नोट्स बनाना जरूरी रहेगा, क्योंकि एग्जाम के दिन पूरी बुक से रिवीजन इम्पॉसिबल होगा। ये इंडिविजुअली डिपेंड करता है। जैसे मैंने हर चीज़ के नोट्स नहीं बनाए थे, जैसा मैंने आपको बताया मैंने सिर्फ उनके नोट्स बनाए थे जो एक जगह पे नहीं मिलते हैं। तो जैसे अगर पॉलिटी का पेपर है तो मैं लक्ष्मीकांत से ही रिवाइज करती थी, और आपका अगर जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी से ही रिवाइज करती थी, ठीक है। एनसीईआरटी की मेरी एक बेसिक बुक थी 11th क्लास वाली, दोनों बुक्स,
फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया फिजिकल, तो इनसे मैं रिवाइज कर लेती थी। तो मतलब हर टॉपिक के नोट्स नहीं बनाए थे मैंने जो मैं बुक से रिवाइज कर सकती थी, लेकिन अगर आप बुक से नहीं रिवाइज कर सकते हो तो फिर तो भी आप नोट्स मत बनाइए। आप नोट्स बना के भी आपके नोट्स भी इतने ही बड़े हो जाएंगे ना। अगर आप पॉलिटी के भी नोट्स बना रहे हो लक्ष्मीकांत से, तो जो लक्ष्मीकांत ने दिया है वही आप लिख लोगे, तो चाहे लक्ष्मीकांत इतनी मोटी हो चाहे आपके नोट्स इतने मोटे हो, तो बात तो वही हो जाएगी ना घूम फिर के। तो आप चाहो तो अगर बहुत शॉर्ट बना सकते हो, मान लो लक्ष्मीकांत की समरी आप लक्ष्मीकांत के 5 चैप्टर एक एक A4 साइज के पन्ने में अगर आप बहुत ब्रीफली लिख सकते हो कीवर्ड्स, तो फिर आप अगर आप में ये जादू है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज बुक से रिवाइज करने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। आफ्टर मेंस इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा रहता है, आप लोग चाहें तो हम एक इंटरव्यू पे भी लेसन बना सकते हैं, एक बार मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है, एक सेपरेट लेसन बना लेंगे। देखो मैंने ठीक है मैंने अपने बुक्स एंड रिसोर्सेज में काफी सारी बुक्स बताई हैं, पर वो बुक्स अगर मैंने किसी टॉपिक के लिए बताई, सपोज मैंने स्पेस टेक के लिए बोला है कि टीएमएच पढ़िए, तो आपको टीएमएच से सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ना है। ऑलराइट, एनसीईआरटीज आपको पूरी पढ़नी है, लेकिन जो दूसरी बुक्स बताई है मैंने उसमें जिस टॉपिक के लिए जो बुक बताई है आपको उस बुक से सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक पढ़ना है। तो बुक जरूर ज्यादा हो जाती है लेकिन आपके टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है। और आप देखिए सिलेबस तो ऐसा हो ही गया है, तो आपको ये चीज तो करनी पड़ेगी। ये देख के डरिए मत कि कितना हो गया, ये सभी के लिए सेम है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर मैं कर सकती हूँ या कोई भी या इतने सारे सिलेक्टेड 500 लोग कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम भी कभी ना कभी आपकी सीट पे थे, आप भी कभी ना कभी हमारी सीट पे आएंगे, ठीक है। तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस अपने काम पे फोकस करिए कि किस तरह से करना है, क्या बच रहा है, कितना बड़ा सिलेबस है, वो सब बाद की बातें हैं। ऑलराइट, एनसीईआरटी में जैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं आप वैसे ही वर्ड्स यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में। कोई मतलब ये सब धांधलेबाजी है बोलना, ये बहुत गलत है बोलना कि आपको बहुत हैवी वर्ड्स यूज करने की जरूरत है। इट इज नथिंग, ठीक है। एज सिंपल एज पॉसिबल आप रखो। वैसे भी अब तो वर्ड लिमिट इतनी कम हो गई है, बहुत बड़े वर्ड्स यूज करने का स्कोप भी नहीं बचता है, तो बिल्कुल भी ऐसी बातों पे मत आइए कि बहुत हैवी वर्ड्स और हैवी नॉलेज की जरूरत है। बेसिक लिखिए, बेसिक बेसिक इज द बेस्ट। ऑलराइट, so this was about GS पेपर 3, the remaining 5 units। यहाँ पर हमारी सिलेबस की डिकोडिंग खत्म होती है। एथिक्स के पेपर की डिकोडिंग मैंने पुराने अनअकैडमी के वीडियो पे की हुई है, आपको यूट्यूब पे वो वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो अनअकैडमी के ऐप पे मिल जाएगा वो वाला पुराना वीडियो मेरा जो मैंने 2019 के लिए किया था, 2018 के लिए किया था, सॉरी, ठीक है। क्योंकि सिलेबस सेम है एथिक्स का, एक दो थिंकर्स में चेंज हुए हैं, वो भी पैटर्न सेम रहेगा। ऑलराइट, so this completes our syllabus decoding. I hope these lessons were helpful for you. Thank you very much. All the best.